हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ। पीसीएम जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन हम पढ़ चुके हैं, बट पॉइंट ये है कि उसके अंदर जो बैंडविड्थ का एक क्वेश्चन पूछा था, पीसीएम अभी कंप्लीट नहीं है एक तरीके से, तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडविड्थ हमारे पास रहता है। तो वो देखेंगे कि आगे क्या कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए। तो डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि यार गेट ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। तो आप आईआईटी बॉम्बे के, ठीक है, एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। सी डीप लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे वहाँ नेप्टल के लेक्चर। और लेक्चर नंबर 10 से लेके 10 से लेके 15 5 लेक्चर्स के अंदर जो बात की गई है वो मैं भी 2 मिनट के अंदर कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि हमारे मतलब की सिर्फ उतनी सी बात है। बात सिर्फ ये है कि पीसीएम के अंदर हम पढ़ चुके हैं, हमने पीसीएम के अंदर जो भी बेसिक था वो हमने देख लिया था, ठीक है। पीसीएम का जो भी बेसिक था वो हमने देख लिया था। बट उसके अंदर अगर आपको याद हो तो एक बात हुई थी पीसीएम के बाद लाइन कोडिंग की, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने लाइन कोडिंग के अंदर आपको बताया था कि जैसे आपके पास बीट्स आपने एनकोडिंग कर दी 1 1 0 ऐसे नंबर दे दिया, हर सैंपल को नंबर दे दिया, उनको भेजना भी तो पड़ेगा ना। तो हम क्या करते हैं, उनको किसी पल्स के थ्रू भेजते हैं। अब क्वेश्चन आता है उस पल्स के ऊपर कि वो पल्स कैसी भेजी जाए। तो वो पल्स कैसी भेजी जाए, कैसी आप पल्स भेजोगे, उस पल्स के हिसाब से आपके पास क्या बनेगा, बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट बनेगा। डन है। चलो तो अब बात कर लेते हैं। तो उन 5 लेक्चर्स के अंदर क्या डिस्कस किया गया कि भाई आपने जो आपके पास एनकोडेड सिग्नल था, पीसीएम के अंदर जो एनकोडेड सिग्नल था, उस एनकोडेड सिग्नल को भेजने के लिए, एनकोडेड सिग्नल सपोज आपने 1001 को भेजना है, तो इन 1001 को भेजने के लिए हम किसी पल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसका यूज़ करते हैं? पल्स का यूज़ करते हैं। तो पॉइंट ये है कि पल्स की शेप कैसी होनी चाहिए, ठीक है। पल्स की शेप क्या रखी जाए, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो क्वेश्चन ही होता है। तो उन 5 लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कस किया गया सिर्फ कि पल्स को मैंने पीटी मान लिया, ठीक है। पल्स को क्या मान लिया? पीटी। क्योंकि आपको पता है 1 को भेजने के लिए, 0 को भेजने के लिए, इस 0 के लिए, इस 1 के लिए कुछ प्रॉपर एक पल्स यूज़ की जाएगी, ठीक है। एक पल्स यूज़ की जाएगी पीटी। तो वो पल्स कैसी होनी चाहिए? तो मैथमेटिकली प्रूव किया गया कि आपके पास सपोज इस पल्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो पी ऑफ एफ है, ठीक है। वो फोरियर ट्रांसफॉर्म पी ऑफ एफ है आपके पास। तो रूल के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया कि ये जो पल्स आपने भेजनी है ना, ऐसी पल्स भेजनी है जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन इस चीज़ को फॉलो करे। किसको? इस कंडीशन को। माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, सपोज के की वैल्यू के टेंडिंग माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, ठीक है। पी ऑफ एफ माइनस के आर बी। तो आपने क्या करना है, पी ऑफ एफ मतलब इस पल्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होएगा, अगर आप उसको के की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, के की वैल्यू 0 भी आएगी। तो अगर मैं उन सभी को सम करता हूँ तो आपके पास ये वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये आपके पास एक कंडीशन होती है, आप कह सकते हो। इस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है। ये जो कंडीशन है ये क्यों रखी गई? क्योंकि आपके पास कोई भी इंटरफेरेंस ना है, आपके पास कोई भी एरर ना है। तो इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर ऐसे लिख देते हैं, फॉर ISI फ्री ट्रांसमिशन। ISI मतलब इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। तो अगर आप चाहते हो ना कि भाई आपके सिस्टम के अंदर कोई इंटरफेरेंस ना आए, जैसे सैम्पलिंग थ्योरम हमने पढ़ी थी कि अगर आप सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर एक कंडीशन थी कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो दैट शुड बी ग्रेटर देन डबल ऑफ FM। सेम यहाँ पे है कि अगर आपको एक पल्स भेजने PT, तो आप वही पल्स भेजोगे जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसी पल्स को आपने भेजना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपका ट्रांसमिशन बिल्कुल ओके रहेगा, उसके अंदर कोई भी इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होने के लिए, फ्री रहने के लिए कि कोई भी इंटरफेरेंस ना आए, आपने जो PT भेजा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हुई? इस कंडीशन को आपने क्या करना है? फॉलो करना है। तो फिर अलग अलग शेप्स देखी गई, अलग अलग शेप्स मतलब PT की अलग अलग शेप देखी गई, उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाले गए। तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सेप्ट किया गया जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था। तो मेरे पास एक आइडिया मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमारे पास कोई वेव है P ऑफ T और उसका P ऑफ F ऐसा दिखाई देगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई P ऑफ F आता है तो वो वैलिड है। देखो ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ RB/2 से लेके माइनस RB/2 से लेके RB/2 तक, सपोज फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में अगर कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये ओके है,
आप इसको भेज सकते हो। कैसे, इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं क्या ये फोरियर ट्रांसफॉर्म इसको फॉलो करता है। बिल्कुल फॉलो करेगा, आप चेक करके देखो एक बार। तो मैं चेक करके देखता हूँ। तो के की वैल्यू पहले मैं जीरो पुट करूँगा तो सेम आ जाएगा पी ऑफ एफ। सपोज पी ऑफ एफ ये था। अच्छा मैं के की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो आप इस सिग्नल को क्या करोगे, इस सिग्नल को पी एफ माइनस आर बी, मतलब ये सिग्नल शिफ्ट होकर कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा के ऑफ मतलब देखो ये पी ऑफ एफ था ना, ये पी ऑफ एफ था। मैं बोल रहा हूँ कि ये पी ऑफ एफ ओके है, इसको आप भेज सकते हो। उसको प्रूव करके देख रहे हैं क्या ये पी ऑफ एफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये चेक करके देख रहे हैं एक बार। तो मैंने आपको बोला कि पी ऑफ एफ तो ये था। अब आपने के की वैल्यू जैसे 1 पुट की, तो के की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा बताओ, ये बन जाएगा पी ऑफ एफ माइनस आर बी। इसका मतलब पी ऑफ एफ को आप क्या करोगे, शिफ्ट कर लोगे आर बी के ऊपर। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, इसको शिफ्ट करके देखो ज़रा क्या बनेगा, इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो जब मैं इसको मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ पी ऑफ किसका, एफ माइनस आर बी का। तो आप बताओ कैसा ग्राफ दिखाएगा। तो जो वैल्यू 0 पे थी वो आर बी पे दिखाई देगी, आर बी कहीं यहाँ पे रहेगा आर बी, ठीक है, आर बी कहीं यहाँ पे दिखाई देगा। ये दिख रहा है शीट के अंदर, इसमें हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, आर बी बाई 2 पे। ये जब आप आर बी ऐड करोगे ना, देखो पी ऑफ एफ अगर ये है, पी ऑफ एफ माइनस आर बी कैसा दिखाई देगा, सबके अंदर आर बी ऐड कर दो। तो इसमें जब आर बी ऐड करूँगा तो क्या आएगा, आर बी बाई 2, और जब इसमें आर बी ऐड करूँगा तो कितना बन जाएगा, 3 आर बी बाई 2। तो ये ध्यान रखना है, अगर ये 1 था, सपोज 1 था, तो ये भी 1 है, ठीक है। थोड़ा बनाने में छोटा दिखा क्योंकि नीचे फिर आ नहीं पाएगा पूरा। अच्छा तो ऐसी फिर 2 आर बी एक और आएगी आगे, एक शेप और आएगी, एक सिग्नल और आएगा। और माइनस की अगर मैं बात करूँ तो माइनस के अंदर कैसा दिखाई देगा, माइनस के अंदर अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ये सपोज 0 है। अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसका, पी ऑफ एफ प्लस आर बी का, तो आपको पता है एफ प्लस आर बी कहाँ पे दिखाई देगा, अगर ये वैल्यू 0 पे थी तो ये वैल्यू क्या, इसके अंदर इन सभी में से क्या करेंगे, आर बी को माइनस कर देंगे। जब मैं इसमें से करूँगा तो सिंपली आपको ऐसा कुछ ग्राफ दिखाई देगा, और ये वैल्यू रहेगी माइनस आर बी, ये वैल्यू रहेगी माइनस आर बी बाई 2, और ये वैल्यू रहेगी -3/2 आर बी, और इसकी हाइट भी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। अब पॉइंट ये है, इन सभी को अगर मैं सम कर दूँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मैंने 3 कंपोनेंट लिए, और भी आएंगे, एफ माइनस 2 आर बी आएगा तो आगे बन जाएगा, एफ प्लस 2 आर बी वो पीछे बन जाएगा। अब आप इनको ना सभी को सम करके देखो, माइनस आर बी बाई 2 से आर बी बाई 2 तक वैल्यू कितनी है, इतनी है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, ये वैल्यू कितनी थी, आर बी बाई 2 से लेके 3/2 आर बी तक। तो देखो आप ध्यान से ज़रा, अगर मैं माइनस आर बी बाई 2 से आर बी बाई 2 ये सिग्नल है, उसके अंदर इसको ऐड करूँगा, तो आर बी बाई 2 से लेके 3 आर बी बाई 2 तक फिर से वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से 1 आ जाएगी। और -3/2 आर बी से लेके माइनस आर बी बाई 2 तक वैल्यू कितनी रहेगी, 1। जब आप इन सभी को सम करोगे ना, जब आप इन सभी को सम कर दोगे, ऐड कर दोगे, समीशन की बात कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ऐसा एक कांस्टेंट सिग्नल दिखाई देगा जिसकी वैल्यू 1 रहेगी, आप चेक कर सकते हो हर फ्रिक्वेंसी के लिए, क्योंकि आपको पता आगे भी कंपोनेंट आएगा, ठीक है, इसके बैक साइड में ही कंपोनेंट आएगा। तो जब आप सभी को सम करोगे तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दिखाई देगी, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि इस टाइप का फोरियर ट्रांसफॉर्म चलेगा, मतलब जो पल्स आपने ऐसी यूज़ करनी है जो इस टाइप का फोरियर ट्रांसफॉर्म जनरेट करे। बात समझ में आ रही है, जिसकी रेंज क्या रहेगी, माइनस आर बी बाई 2 से लेके आर बी बाई 2 तक। और मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, इसी टाइप की सेम पल्स आप यूज़ कर सकते हो जिसकी जो बैंडविड्थ है, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, अगर आप ध्यान से देखो, इस सिग्नल की बैंडविड्थ आर बी बाई 2 है, और मैं आपको इसकी बैंडविड्थ कितनी है, आर बी बाई 2। मैं बोल रहा हूँ इससे बड़ी बैंडविड्थ को कोई भी सिग्नल लेके सोल्व करोगे ना तो चलेगा काम, लेकिन अगर आपने इससे छोटी बैंडविड्थ कर दी, सपोज आपने कोई सिग्नल लिया जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ना कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब उसकी रेंज ना ये माइनस आर बी बाई 2 से आर बी बाई 2 नहीं आ रही, इससे थोड़ी सी कम आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर देता हूँ, नया सिग्नल मैंने क्या कंसीडर कर लिया, ये कंसीडर कर लिया रेड वाला, ठीक है, रेड वाला नया सिग्नल है, और इसकी वैल्यू कितनी करें, जैसे ये 0.5 है ना, 0.4 आर बी कर देते हैं, 0.4 आर बी, और ये कितना कर देता हूँ, -0.4 आर बी। अब आप अगर इस कंडीशन को और ये वैल्यू 1 ही है, अगर आप इस टाइप की वेव लेके सॉल्व करोगे ना, अच्छा करके ही बताता हूँ आपको मैं। अब मान लो ये तो बन गया पी ऑफ एफ, आपने एक ऐसा पी ऑफ एफ लिया जिसकी वैल्यू -0.4 आर बी से लेके 0.4 आर बी तक 1 है, फिर बाकी 0 है, ऐसा कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन को चेक कर रहा हूँ क्या ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करोगे, पहले पी ऑफ एफ माइनस आर बी जब आप सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ये पॉइंट आएगा, देखो इसमें आर बी ऐड करो तो ये बन जाएगा 0.6 आर बी, और ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 1.4 आर बी, 1.4 आर बी। और ये पॉइंट कहाँ पे आएंगे, ये पॉइंट आएंगे, देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास कहाँ पे,
ये पॉइंट बनेगा -1.4 RB और ये पॉइंट बनेगा -0.6 RB। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। डन है ये चीज़ सभी को। अब इनको ऐड करके देखना जरा। आप देखो रेंज, आप एक बार चेक करो, -0.4 से लेके 0.4 RB तक तो वैल्यू 1 है। उसके बाद अगली वैल्यू 0.6 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब आपको ना कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, ऐसा ग्राफ दिखाई देगा, -0.4 RB से लेके RB तक वैल्यू 1, 0.4 RB तक वैल्यू 1 दिखाई देगी। अगला जो सिग्नल चलेगा वो 0.6 से चलेगा, 0.6 RB से। तो यार इस गैप का क्या, इस गैप के अंदर तो आपको वैल्यू मिली नहीं, इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि सारी जगह पे वैल्यू 1 नहीं रह पा रही, सारी जगह वैल्यू 1 नहीं रह पा रही। तो आप क्या समझे, इसका मतलब ये है कि ये -RB/2 से लेके RB/2 वाला बेस्ट है। तो कम से कम जो मिनिमम बैंडविड्थ, ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम बैंडविड्थ का। तो आपके पास जो मिनिमम बैंडविड्थ होनी चाहिए ना, मिनिमम बैंडविड्थ, तो मिनिमम बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, RB/2। तो इसका मतलब ये है कि इससे कम बैंडविड्थ का सिग्नल नहीं आप कंसीडर कर सकते, इससे कम बैंडविड्थ का सिग्नल हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो आपने पीटी कुछ ऐसे डिसाइड करना है कि पीटी कुछ ऐसे डिसाइड करना है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस कंडीशन को फॉलो करे। और इस कंडीशन को फॉलो करने के बाद मैंने एक आइडिया दिया कि ऐसी वेव हो सकती है। और यहाँ से हमने देखा कि अगर आपके पास RB/2 कम से कम बैंडविड्थ है ना तो गेम चल जाएगी, अगर इससे कम यूज़ करोगे तो एरर आ जाएगी। हाँ, इससे बड़ा कर सकते हो, RB/2 से बड़ा लो तो बेस्ट है, वो आप सॉल्व करके देखना, वो सेटिस्फाई करेगा, बट इससे कम वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। सबसे पहले आपको एक कंडीशन समझ में आई कि मिनिमम बैंडविड्थ कितनी होती है, बिट रेट का हाफ। मिनिमम बैंडविड्थ कितनी होती है, बिट रेट का हाफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद फिर क्या सोचा गया, अच्छा अब एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ मैंने आपको बताया, और ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसी शेप हो, कुछ और शेप भी हो सकती है, बट -RB/2 से RB/2 तक रहना चाहिए। कुछ और शेप कैसी हो सकती है बताओ, कुछ भी शेप हो सकता है, सपोज ऐसी कोई शेप है, ऐसा भी हो सकता है, कोई भी शेप। अब मैं बात करता हूँ जो शेप हमने कंसीडर की वो कैसी थी, रेक्टेंगुलर। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस टाइप का सिग्नल चाहता हूँ, इस टाइप का अगर मैं सिग्नल चाहता हूँ, तो आप बताना टाइम डोमेन में कैसा दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, अगर ये रेक्टेंगुलर है, अगर आपके पास, अगर आप जो मैंने P(f) बनाया, अगर आप ऐसा चाहते हो P(f), तो इस टाइप के P(f) के लिए जो आपका टाइम डोमेन का सिग्नल होना चाहिए P(t), वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा कुछ बनना चाहिए, सैम्पलिंग फंक्शन sin of 80/80। समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है ना इस टाइप का फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका आता है, सैम्पलिंग, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग फंक्शन। ठीक है, सैम्पलिंग या सिंक, सैम्पलिंग फंक्शन या फिर सिंक फंक्शन। ठीक है, सिंक फंक्शन, इन दो में से कोई एक चाहिए आपको, तब जाके आपके पास ऐसा फोरियर। ये तो आपको समझ में आ रही है ना बात, कि अगर आप टाइम डोमेन ऐसा लोगे तब आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन ऐसा दिखाई देगा। अब फिर दिक्कत क्या आई, तो यार इसको जनरेट करना तो बड़ा मुश्किल था इसको, क्योंकि आपको पता है देखो, अगर आप इसकी बात करोगे, इस सिंक की बात करोगे, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, इस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होएगा, RB से लेके -RB से लेके RB तक। ठीक है, इस टाइप का आपके, सॉरी TB, टाइम डोमेन है ना, TB से लेके -TB से लेके +TB तक, इस टाइप का होता है। तो अगर आप इस टाइप का ग्राफ कंसीडर करोगे ना, अगर आप इस टाइप का अगर सिग्नल कंसीडर करोगे, तो आपको इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म दिखाई देगा, मैं आपको बताता हूँ, इसका अगर आप ऐसा सिग्नल जनरेट कर लेते हो टाइम डोमेन के अंदर, मतलब पल्स को भेजने के लिए एक पल्स भेजनी है, जो पल्स इस टाइप की रहेगी, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कहाँ से कहाँ तक, -RB/2 से लेके RB/2 तक। और वैल्यू की बात नहीं करें, वैल्यू अभी A मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो अगर ये PT आप एज्यूम करते हो तो आपको P(f) इसका ऐसा दिखाई देगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा सिग्नल जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ऐसा सिग्नल जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो पॉइंट ये, फिर इसके बाद क्या सोचा गया, तो इसके बाद सोचा गया रेज्ड कोसाइन पल्स के बारे में। किसके बारे में, रेज्ड कोसाइन पल्स, रेज्ड कोसाइन पल्स के बारे में सोचा गया। ठीक है, अब रेज्ड कोसाइन पल्स का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप ये वेव भेजोगे तो बैंडविड्थ कितनी आएगी, RB/2 आएगी। फिर मैंने आपको क्या बोला, इस वेव को जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस वेव को जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने ना एक जुगाड़ लगाया, उसको बोलते हैं रेज्ड कोसाइन पल्स। तो रेज्ड कोसाइन पल्स, अच्छा ये जो पल्स है ना, मैं इसको पहले आपको इसके बारे में बता दूँ, ये जो P(t) है ये क्या है, ये आपके पास जो रेज्ड कोसाइन पल्स है ये P(t), ये मैंने ये पता है क्या, ये बराबर रखी हमने sin of πt/TB। ठीक है, इसके इक्वल। और आपको पता है RB/TB इक्वल होता है, मैं बता देता हूँ, RB = 1/TB, ध्यान रखना इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, RB = 1/TB। तो अगर आप टाइम डोमेन के अंदर ये सिग्नल, ठीक है, ये पाई भी है यहाँ पे, ठीक है, नहीं ये नहीं है, sin πt/TB /
पाई टी बाय टी बी। अगर आप ये सिग्नल कंसीडर करके चलोगे ना इस टाइप का ये वाला, तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा दिखाई देगा। एक चीज़, एक या भी मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा, बट इतनी बात कर देता हूँ कि इसकी जो बैंडविड्थ आएगी माइनस आर बी बाई टू से आर बी बाई टू, इसकी बैंडविड्थ आर बी बाई टू बनेगी। क्लियर। उसके मैंने आपको बोला कि सिग्नल को जनरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है रेज्ड कोसाइन पल्स का। रेज्ड कोसाइन पल्स का कॉन्सेप्ट है। तो रेज्ड कोसाइन पल्स क्या होती है? रेज्ड कोसाइन पल्स होती है, देखो पहले मैं इसका एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो इधर, तो पहले हमने क्या किया, पहले मैंने एक कंसीडर की वेव साइन पाई टी बाई टी बी डिवाइड बाई पाई टी बाई टी बी। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको कैसा दिखाई देगा, इसकी बात कर रहा हूँ। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको ऐसा मिल रहा था, यहाँ बनाया तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको कैसा ऐसा दिखाई दे रहा था, जिसकी वैल्यू सम कांस्टेंट ए थी, कहाँ से लेके माइनस आर बी बाई टू से लेके आर बी बाई टू तक। ये चीज़ क्लियर है। ये अगर पी टी था तो ये क्या था, पी ऑफ एफ था, विद रिस्पेक्ट टू एफ की बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ आपको, आपने क्या किया, आपने एक नया फंक्शन ले लिया जी ऑफ टी, जिसकी वैल्यू कितनी है, ये सिग्नल पहले वाला था एज इट इज इंटू कोस अल्फा पाई टी बाई टी बी इंटू वन माइन, इस फैक्टर से मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई किया। ये जो अल्फा है ना यहाँ पे, ये जो अल्फा है, दिस इज कॉल्ड रोल ऑफ फैक्टर। इस अल्फा की वैल्यू होती है, दिस अल्फा इज कॉल्ड रोल ऑफ फैक्टर, रोल ऑफ फैक्टर। ठीक है, रोल ऑफ फैक्टर। अब पॉइंट ये है, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने अल्फा की वैल्यू जीरो कर दी, तो ये पूरा कंपोनेंट वन बन जाएगा, पूरा कंपोनेंट वन बनेगा। ठीक है, तो पूरा कंपोनेंट अगर वन बनेगा तो वापस यही आ जाएगा। इसका मतलब ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म दिखाई दे रहा है, ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये अल्फा इज इक्वल टू जीरो के कोरस्पॉन्डिंग है। फिर आपने पता क्या किया, अल्फा की वैल्यू 0.5 की। तो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि ये पूरी वेव ऐसे पूरी फैलने नहीं, थोड़ी छोटी हो जाए, क्योंकि अगर ये थोड़ी छोटी रहेगी ना तो उसको जनरेट करना थोड़ा सा पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे फैली पड़ी है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, तो हम इसको छोटा करना चाह रहे हैं, बस इतना सा हमारा एम है। तो पॉइंट ये है, मैंने इसको छोटा करने के लिए इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने अल्फा इज इक्वल टू 0.5 भी पुट कर दिया, अल्फा इज इक्वल टू 0.5, तो ये वेव कैसी दिखाई देगी। इस वेव के अंदर ना एक चेंज आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस वेव के अंदर जो चेंज आएगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है, तो ये अल्फा इज इक्वल टू जीरो के लिए वेव बनी है ब्लैक वाली। अब मैं बना रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू, रेड से बनाऊंगा अल्फा इज इक्वल टू 0.5 के लिए। तो इस वेव के अंदर ना कुछ ऐसा इस टाइप से चेंज आएगा, ये वेव ना थोड़ी छोटी हो जाएगी, ये बन जाएगी रेड वाली। ठीक है, और ऐसे इधर से ऐसे बनेगी, सॉरी ये यहाँ से ऐसे जाके, और ये जो पार्ट है ना छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा और अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करेगा। ये रेड वाला मैंने किसके वजह से बनाया, अल्फा इज इक्वल टू 0.5, और ब्लैक वाला किसके लिए था, अल्फा इज इक्वल टू जीरो के लिए। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अब आपने क्या किया, अल्फा इज इक्वल टू 0.5 पुट किया। तो अब पॉइंट ये है कि जब आप अल्फा इज इक्वल टू 0.5 पुट करोगे तो ये वेव कुछ ऐसी दिखाई देगी, ब्लैक तो सेम रहेगा, ब्लैक जैसा दिखाई देगा, और उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये जो, तो आप देख रहे हो ये वाली चीज़ें कम होती जा रही है और अंदर की तरफ खिसकता जा रहा है एक चीज़। तो पॉइंट ये, अगर आप इसका टाइम डोमेन चेंज करोगे तो फ्रिक्वेंसी में भी फर्क पड़ेगा। तो इसका जो फ्रिक्वेंसी डोमेन है ना, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप से कुछ दिखाई देगा आपको फ्रिक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो ये मैंने किसके लिए बनाया, ये यहाँ से लिख देता हूँ, ये वाली जो वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 0.5 के लिए, अल्फा इज इक्वल टू 0.5 के लिए ये जो वैल्यू रही। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमने क्या किया, अल्फा की वैल्यू वन पुट कर दी। अब मैं ब्लू से बनाऊंगा, तो जब आप नहीं ग्रीन से बनाता हूँ, चलो, जब अल्फा इज इक्वल टू 1 रहेगा ना, तो आप देखोगे ये मैं बना रहा हूँ अब अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर आप अल्फा इज इक्वल टू 1 देखोगे ना, तो टाइम डोमेन के अंदर जो वेव आएगी ना वो कुछ इस टाइप से आएगी। आप देख रहे हो ये ग्रीन वाला, आप देख रहे हो ये वेव सिकुड़ गई ऐसे। ठीक है, छोटी होती जा रही है। और आपको याद है यार, अगर आप टाइम डोमेन के अंदर ऐसे कोई किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो उसका जो फ्रिक्वेंसी डोमेन है वो एक्सपेंड कर जाएगा। तो अब मैं ग्रीन से बनाऊंगा, ये अगर टाइम डोमेन में आप छोटा करते जा रहे हो तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसका फ्रिक्वेंसी डोमेन कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा। ये एग्जैक्टली ग्राफ के ऊपर मत जाना, ठीक है, ग्राफ के ऊपर मत जाना। तो सिंपल सी बात है, ऐसे हो जाएगा। मतलब ये जो ग्रीन की वैल्यू आएगी माइनस आर बी से लेके आर बी तक, यहाँ तक, और ये अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने ग्राफ बनाया। तो फाइनली एक पॉइंट होता है कि आपके पास जो बैंडविड्थ होती है ना, बैंडविड्थ का डायरेक्ट रिलेशन होता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू आर बी बाई 2 इंटू 1 प्लस अल्फा। ध्यान में रखना, तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पे, रोल ऑफ फैक्टर। अल्फा का दूसरा नाम ये भी होता है
कि कितने % बैंडविड्थ आपने इंक्रीज कर दी। सपोज आपने अल्फा की वैल्यू 1 रखी तो आपने 100% बैंडविड्थ इंक्रीज कर दी। अब देखो पुट करके, पहले बैंडविड्थ कितनी थी r/2, अब अल्फा को 1 पुट कर दो। अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो आप देखोगे बैंडविड्थ आर बी बन जाएगी कि नहीं। अगर मैं अल्फा को पुट करूंगा तो बैंडविड्थ कितनी आएगी, आरबी, पहले कितनी थी rb/2, डबल होगी कि नहीं, आरबी का rb/2 से आरबी डबल होगी, मतलब 100% इंक्रीज कर दी। अगर आप अल्फा, अब देखो दो तरीके से क्वेश्चन बोलेगा, या तो अल्फा की वैल्यू लिख के देगा 0.25, 0.5 ऐसा, तो ठीक है, नहीं तो परसेंटेज में देगा 25%, 50%, 75%, तो आप समझ जाओगे ना। तो अल्फा की वैल्यू 1 होता है 100% के बराबर, किसके बराबर होता है, 100%, कि आपने 100% क्या कर दी, बैंडविड्थ इंक्रीज कर दी। तो आपको होपफुली ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बैंडविड्थ का, ठीक है। तो अच्छा, बैंडविड्थ के अंदर थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो ये तो एक रिलेशन हो गया बैंडविड्थ का। कई बार ना आपको लेवल की बात करेगा वो, नंबर ऑफ लेवल्स, ठीक है, या तो नंबर ऑफ लेवल्स लिख के देगा पेपर के अंदर, नंबर ऑफ लेवल्स, और या फिर ऐसे लिखेगा एम एरे, ठीक है, ऐसे लिख के देगा। तो ध्यान रखना, अगर इन दोनों में से नंबर ऑफ लेवल की कुछ वैल्यू दे देगा, सपोज n दे दी, क्या दे दी, नंबर ऑफ लेवल इज इक्वल टू n, या फिर एम एरे, नंबर ऑफ लेवल भी पुट ऐसे ही एम ही पुट करो, एम ही पुट करते हैं। सपोज नंबर ऑफ लेवल कितने, एम, दूसरा मेथड क्या लिखेगा, एम एरे। ये अगर कहीं पे वर्ड दिख गया ना, तो सीधा पता क्या करना, आपने बैंडविड्थ को डिवाइड कर देना किससे, जो बैंडविड्थ का फॉर्मूला है ना, ये तो एज इट इज रहेगा, लेकिन एक फैक्टर डिवाइड में आ जाएगा, कौन, log ऑफ बेस 2 m, ठीक है। सपोज आपको 16 लेवल दे रखे हैं, 16 लेवल, तो आपने यहाँ पे log 2 16 मतलब 4, तो बैंडविड्थ 1/4 हो जाएगी जो आने वाली थी, ठीक है। तो इतनी सी बात है। और ये जितना भी सीन मैंने आपको बताया, ये सारा का सारा किससे रिलेट करेगा, ये जितना भी सारा सीन है ये बेस बैंड सिग्नल के लिए। बेस बैंड सिग्नल मतलब PCM सिग्नल हो गया, PAM सिग्नल हो गया, ठीक है, PAM सिग्नल, PAM सिग्नल हो गया, तो उन टाइप के सिग्नल के लिए। तो डन है यार, आपको बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और बस आपसे वो मिनिमम बैंडविड्थ पूछेगा तो rb/2, अगर कोई अल्फा देगा तो मिनिमम बैंडविड्थ ही आ जाएगी, ठीक है। और आप देख रहे हो अल्फा के कोरस्पॉन्ड बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाती है, अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए बैंडविड्थ कितनी बन जाएगी, आरबी बन जाएगी, आरबी बैंडविड्थ बन जाएगी। तो कई बार ये पूछे कितने % बैंडविड्थ इंक्रीज हुई, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो जो क्वेश्चन जो है वो ऐसे मैं रिकॉर्डेड में नहीं डाल सकता, उनके लिए हम लाइव सेशन रखेंगे, तो जितना भी गेट प्रीवियस ईयर है वो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और प्लीज़ शेयर कर देना, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनसे शेयर करो। ये बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट कई बार लोगों को पता नहीं होता कि ये कैसे सोचा गया और कैसे चीज़ें बनी, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर है, और शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। थैंक यू।